हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपने न्यूक्लियस जो केंद्रक है उसकी संरचना को एक्सप्लेन किया था। अब उसके 4 भाग बताए थे मैंने, याद करो। केंद्रक जो है उसकी स्ट्रक्चर के 4 भाग थे। एक बार वापस से देखें फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से थे? केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन और केंद्रिका, जिनका आपको अध्ययन करना था। केंद्रक आवरण आपने कंप्लीट कर लिया था। केंद्रक आवरण में 2 परतें होती हैं, बाह्य परत और आंतरिक परत। उसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, उनके कार्य के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे। केंद्रक द्रव्य भी कंप्लीट हो गया था बेटा। अब क्रोमेटिन जो है इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां बात करते हैं क्रोमेटिन की। इंपॉर्टेंट है बेटा और ये आपके सेल डिवीजन में भी काम आएगा। क्रोमेटिन, सबसे पहला पॉइंट, क्रोमेटिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन की खोज और शब्द, खोज तथा शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। जो क्रोमेटिन है उसमें देखो बेटा, इसका शब्द का मतलब क्या होता है? क्रोमेटिन, इसमें एक वर्ड है क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर्ड, और टिन का मतलब होता है बेटा थ्रेड लाइक, धागे नुमा। तो ये एक कलर्ड धागे नुमा संरचना होती है। लेकिन ये कलर कब दिखेगा आपको? जब इसको आप विशिष्ट अभिरंजकों से अभिरंजित करोगे तो आपको न्यूक्लियस में एक गहरी अभिरंजित संरचना दिखाई देगी, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। चलो आगे बात करते हैं, सारे शब्दों को समझते हैं। अगला पॉइंट, अपन ने जो केंद्रक की स्ट्रक्चर बताई थी बेटा, याद करो, वो अंतरावस्था का केंद्रक था, इंटरफेज केंद्रक, जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। तो उस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? धागेनुमा संरचना, क्रोमेटिन। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि क्रोमेटिन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? क्रोमेटिन को किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे? तो क्रोमेटिन क्या है? अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका। अंतरावस्था केंद्रक में अस्पष्ट ढीली ढाली, ठीक है, अस्पष्ट ढीली ढाली न्यूक्लियोप्रोटीन की जालिका नुमा संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। ठीक है बेटा, देखो अपने डायग्राम बनाया था ये न्यूक्लियस का। उस न्यूक्लियस में अपन ने इस तरह की एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बताई थी, ढीली ढाली अस्पष्ट संरचना, और इसी को अपन ने नाम दिया था क्रोमेटिन। ओके, क्रोमेटिन जो है उसको क्षारीय रंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसे क्षारीय रंजकों द्वारा अभिरंजित किया जाता है। और जो रंजक है उनके एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल, एसीटोकार्मिन, हिमेटोजाइलिन, फ्यूल्जन आदि। ये क्षारीय रंजक हैं
बेसिक डाई हैं जिनकी सहायता से अपन क्रोमेटिन को अभिरंजित करते हैं। तो इनके द्वारा अभिरंजित करोगे तो आपको केंद्रक के अंदर एक अभिरंजित संरचना दिखेगी, एक जालिका नुमा ढीली ढाली अभिरंजित संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या नाम दिया गया, क्रोमेटिन। अब देखो बेटा, आपने बोला है कि क्रोमेटिन एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो मैं यही बता रहा हूं क्रोमेटिन क्या है। यह है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। देखो बेटा, यहां दो टर्म है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका? न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन का। अब इसमें क्या क्या होता है ये लिख रहा हूं। यह है डीएनए कोमा हिस्टोन कोमा नॉन हिस्टोन तथा आरएनए का बना होता है। देखो, डीएनए और आरएनए तो क्या हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। स्टोन नॉन स्टोन क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसमें डीएनए और स्टोन की मात्रा अधिक होती है बेटा, और नॉन स्टोन और आरएनए जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये बात होगी इसकी कंपोजिशन की। अब थोड़ी और बातें करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर पे चलेंगे, इसके टाइप्स वगैरह पे चलेंगे। काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा अपन अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहां तक बात समझो बेटा, अपन ने बात की अभी तक क्रोमेटिन की, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो धागेनुमा संरचना है वो अस्पष्ट संरचना है। उसको अगर आपको अच्छे से देखना है तो आपको अभिरंजित करना पड़ेगा, तो आपको दिख जाएगा कि ये जालीनुमा संरचना इसके अंदर उपस्थित है। अगर आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करनी है न्यूक्लियोप्रोटीन की, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम में लेना होता है। तो पहले अपन इस न्यूक्लियोप्रोटीन, इस क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि क्रोमेटिन बनता कैसे है, क्यों बनता है, इसका क्या फायदा है। फिर उसके बाद में अपन क्रोमेटिन से आगे चलेंगे क्रोमोजोम पे, कि क्रोमेटिन से क्रोमोजोम का निर्माण कैसे होता है। और आप जानते हो बेटा, जब अगर अपन बात करें कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक अदृश्य हो जाता है और केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं। केंद्रक अदृश्य होगा और केंद्रक के स्थान पर क्या दिखेंगे आपको, गुणसूत्र। तो इसका मतलब केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन था वो गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। क्रोमेटिन किसमें, गुणसूत्रों में, लेकिन कब, जब वो संघनित होगा। ठीक है, ये सारी बातें आगे आएंगी, इसलिए हर पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, ताकि अपन क्रोमेटिन, क्रोमोजोम वगैरह जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि डिवीजन में आपकी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं क्रोमेटिन क्यों बना है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन आपको दिख रहा है बेटा, समझ में आ गया किसका बना है, मुख्य रूप से डीएनए और स्टोन प्रोटीन का। और डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। तो यूकैरियोट में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। और कहां पाया जाएगा बेटा, केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है उसको समझने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करनी पड़ेगी यहां पर, जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। यूकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से डीएनए क्रोमेटिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है डीएनए पैकेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा ताकि ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। और थोड़े कॉन्सेप्ट पे रहना बेटा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। डीएनए पैकेजिंग किसमें, यूकैरियोट्स में। अब समझे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं सारी। अगर बेटा मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, देखो यहां पर जो मानव कोशिका है, ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। कितने, 6.6 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। और अगर अपन इसकी लंबाई ज्ञात करें तो इस डीएनए की जो लंबाई है वो होती है लगभग 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, बात समझ में आई।
केंद्रक के अंदर जो टोटल डीएनए कंटेंट है उसकी लंबाई होती है 2.2 मीटर। तो बेटा 2.2 मीटर तो काफी हो गया, बात समझ में आ गई, लेंथ काफी होगी। और आपको पता है जो कोशिका है या जो केंद्रक उसका डायमेंशन बहुत कम होता है। डायमेंशन की बात करें केंद्रक की तो ये लगभग 5 या 6 माइक्रोन का होता है और डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर। इसलिए जरूरी है कि डीएनए की पैकेजिंग करना ताकि वो इतना लंबा डीएनए केंद्रक के अंदर समावेशित हो जाए। इसलिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि डीएनए केंद्रक से अधिक लंबा होता है। तो बोल सकते हैं अगले पॉइंट में डीएनए की लंबाई केंद्र के डायमेंशन से या केंद्रक से अत्यधिक होती है। लेकिन फिर भी देखो बेटा डीएनए जो है उस केंद्रक के अंदर समावेशित होता है, वो पूरी कोशिका में बिखरा हुआ नहीं होता क्योंकि उसकी पैकेजिंग की जाती है, इसलिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। और मानव कोशिका की बात करें तो मानव कोशिका में जो डीएनए है 2.2 मीटर डीएनए 2.2 मीटर डीएनए 46 गुणसूत्रों में वितरित होता है। ठीक है, आपको पता है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये डीएनए उन 46 क्रोमोसोम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और बात समझ में आ गई, डीएनए किस रूप में है? क्रोमेटिन के रूप में। और इस क्रोमेटिन में कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46 क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, सब चीजें अपन अभी डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, जो डीएनए पैकेजिंग है उसमें मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना बेटा। अगला पॉइंट देखो, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पैकेजिंग में मुख्य भूमिका निभाती है। ओके, कौन सी प्रोटीन है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन की थोड़ी बात करते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय प्रोटीन होती है और इस पे आवेश क्या होता है बेटा? याद रखना, धनावेशित। तो ये बोल सकते हैं धनावेशित प्रोटीन है। कारण ये धनावेशित प्रोटीन क्यों है? इस प्रोटीन पर धनावेश होता है क्योंकि इस प्रोटीन में, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइसिन तथा आर्जिनिन, क्या है ये? अमीनो एसिड्स हैं। प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लाइसिन और आर्जिनिन जो है बेटा ये धनावेशित अमीनो अम्ल हैं। ये क्या है? ये धनावेशित अमीनो अम्ल हैं। इनकी पार्श्व श्रृंखला में धनावेश पाया जाता है, इसलिए इनके ऊपर आवेश क्या है? धनावेश है। तो ये धनावेशित होने के कारण जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? धनावेशित, क्योंकि इन अमीनो अम्लों की संख्या हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा होती है। तो ये कैसे हो गए बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होती है? धनावेशित। कारण लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन पे आवेश याद रखना बेटा क्या होता है? धनावेश। और ये किस प्रकार की प्रोटीन है? ये क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन है। ठीक है, और डीएनए कैसा होता है बेटा? ऋणावेशित होता है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट होता है। कभी डीएनए स्टडी करेंगे उसमें डिटेल में बात आएगी। ठीक है, अब थोड़ा अपन बात कर लेते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है और कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन निर्माण में सहायक होती है। सब बातें समझाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ही पड़ेगा। टॉपिक आगे का है मॉलिक्यूलर का, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा तो डिवीजन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको नोट करनी है।
सारी बातें नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, स्टोन प्रोटीन के प्रकार के बारे में अब अध्ययन करेंगे। ये लो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। ये देखो बेटा इसके प्रकार, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये स्टोन प्रोटीन के बेटा टाइप है, याद रखने पड़ेंगे आपको। H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप्स की। H1 जो है उसको अपन लिंकर स्टोन भी बोलते हैं बेटा, ये लिंकर स्टोन कहलाती है। क्यों कहलाती है अभी समझ में आ जाएगा, लिंकर स्टोन भी कहलाती है। अब ये देखो बेटा, ये बाकी की जो 4 प्रकार की जो स्टोन बची हैं, ये चारों मिलकर एक अष्टक का निर्माण करती हैं, एक स्टोन अष्टक का निर्माण करती हैं। ये लो, ये देखो बेटा, स्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर को हिंदी में बोलते हैं अष्टक। ठीक है, तो एक ऑक्टामर में 8 स्टोन प्रोटीन होंगी। तो ये तो कितनी है? 4 हैं। इसका मतलब प्रत्येक की 2-2 उप इकाइयां आएंगी, प्रत्येक की 2-2 उप इकाइयां मिलकर क्या करेंगे? एक अष्टक का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इस प्रकार से, ये ऑक्टामर है, बिल्कुल गोल गोल होता है, गोली की तरह गोलाकार है। इसके अंदर 8 स्टोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये देखो H2A, H2A 2 हो गई, H3, H2B, H4, तो टोटल कितनी होगी बेटा? तो अपन मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये क्या हो गया? एक स्टोन ऑक्टामर हो गया। तो स्टोन ऑक्टामर में स्टोन की संख्या, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, एक ऑक्टामर में स्टोन की संख्या कितनी है? आप ही बताओगे कितनी है संख्या? 8 है। और स्टोन के प्रकार कितने हैं? प्रकार हो गए बेटा 4। इसका मतलब 2 H2A होगी, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। तो ये क्या बन गया? एक अष्टक बन गया। और आप जानते हो स्टोन है, ये स्टोन का बना है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ये धन आवेशित होगा, इसके ऊपर धन आवेश होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अनेक ऑक्टामर का निर्माण हो जाता है। अब बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की, कि न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, समझते जाना, फिर एक साथ आप रिवाइज करोगे तब याद होंगे ये एक ऑक्टामर है बेटा, ये हो गया स्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर पे चार्ज धनावेश है, तो इसके ऊपर जो ऋण आवेशित डीएनए है वो इस ऑक्टामर के चारों ओर लिपट जाएगा बेटा। इसके चारों ओर क्या करेगा? रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर, डीएनए के ऑक्टामर के चारों ओर लिपटेगा और लिपटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। कैसे करेगा? देखो ये डीएनए ऋण आवेशित है, तो रेड कलर से डीएनए बता रहा हूं। ये डीएनए इस प्रकार से आएगा बेटा, पीछे की ओर जाएगा, फिर इस तरह से, और ये आगे चला गया। तो ऐसे मानो एक कांच की गोली है, उसके चारों ओर एक धागा लिपट रहा है बेटा। ऐसा है, एक राउंड कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसको अगले ऑक्टामर पे लिपटना है। बात समझ में आ गई? तो ये जो अब लेबल इंपॉर्टेंट है, ये तो क्या है? ऑक्टामर है, और रेड कलर से जो बताया है ये क्या है बेटा? डीएनए है। अब देखो ये डीएनए का धागा इधर से गया और इधर बाहर चला गया, तो इसको बंधित करने के लिए आती है H1। ये कौन है? ये H1 है। तो H1 किसका काम कर रही है? लिंकिंग का, इसलिए इसको क्या बोला आपने? लिंकर स्टोन। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया ये? एक न्यूक्लियोसोम, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम है बेटा। तो आप बताओगे ये जो न्यूक्लियोसोम है वो किसका बना है?
तो अपन बोल सकते हैं, देखो मैं जो बोल रहा हूं वैसे क्वेश्चन आते हैं, ये डीएनए तथा स्टोन का बना होता है। इस एक न्यूक्लियोसोम में जो बेटा डीएनए होता है, उस डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर का डीएनए पैकेज्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस डीएनए में कितने बेस पेयर हो गए? 200 बेस पेयर। और ये डीएनए इसके चारों ओर कितनी बार लिपटा है? तो याद रखना, इसके चारों ओर ये 1.7 टाइम लिपटता है। ठीक है, 1 कंप्लीट, दूसरा चक्र जो है कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसको अगले ऑक्टामर पे जाना है। स्टोन जो है वो 2 रूप में है, कि बिल्कुल इजी है बेटा, एक तो ऑक्टामर की फॉर्म में है और दूसरा H1 की फॉर्म में है। क्लियर? ऑक्टामर और H1। तो बेटा आप बताओगे एक न्यूक्लियोसोम में कितने प्रकार की स्टोन पाई जाती हैं? तो आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की। ये देखो, एक न्यूक्लियोसोम में पांच प्रकार की स्टोन होती हैं। कितनी है? 5 प्रकार की। लेकिन संख्या की बात करें तो कितनी होगी? एक तो ऑक्टामर हो गई, एक H1 होगी, तो कितनी होगी? 8 और एक 9। संख्या पूछे तो संख्या 9। ठीक है, ऑक्टामर एक हो गया, एक न्यूक्लियोसोम में एक ऑक्टामर होता है, एक H1 होता है और 200 बेस पेयर का क्या है? डीएनए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उन सबका जवाब देना होगा। अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका एक न्यूक्लियोसोम। तो बताओ डीएनए में तो बेस पेयर अभी बताए थे मैंने 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हैं तो टोटल डीएनए में, और एक ऑक्टामर में, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर का डीएनए क्या हो गया बेटा? लिपट गया। तो इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे, तब जाके क्रोमेटिन का निर्माण होता है। अब क्रोमेटिन कैसे बनता है सुनो। ये देखो बेटा, ये तो है आपका डीएनए, ये रेड कलर से डीएनए है। ये कौन है? डीएनए। और डीएनए पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, और ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। अब इस डीएनए की पैकेजिंग में कौन आएंगे? हिस्टोन प्रोटीन आएंगी। कौन आएगी? हिस्टोन, जो ऑक्टामर और H1 के रूप में आएगी। तो इस डीएनए को क्रोमेटिन में बदलेगी। किस तरह से? ये देखो, ये क्या है? गोल गोल ऑक्टामर है बेटा। ये काफी सारे ऑक्टामर आएंगे और इन ऑक्टामर पे कौन लिपटेगा? ये डीएनए। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ जाओगे आप। एक न्यूक्लियोसोम को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोसोम होंगे, और H1 भी आ जाएंगे यहाँ पर, इसमें H1। तो ये क्या है? ये गोल गोल क्या दिख रही है आपको? ये न्यूक्लियोसोम है, और इसी संरचना को अपन बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन। ये कौन है? क्रोमेटिन। तो आप बताओ बेटा ये क्या है? एक अभिरंजित संरचना है। इसका अभिरंजन किया जा सकता है क्षारीय डाई की सहायता से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अगर आप देखोगे, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ये दिखाई देगा। तो आपको कैसी संरचना दिखाई दे रही है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी पर मोती, रस्सी पर मोती, समान संरचना। मोती किसको प्रदर्शित करते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम को। तो देखो ये रस्सी दिखाई देगी आपको, तो बोल सकते हैं रस्सी पर या धागे पर मोती। मोती, समान संरचना। और जो मोती हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम को, न्यूक्लियोसोम को। और ये संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन फाइबर। क्या बन गया ये बेटा? एक क्रोमेटिन का धागा बन गया, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब ये जो फाइबर है ये फिर न्यूक्लियस के अंदर एक जाल के रूप में फैला होता है। देखो यही धागा जो है इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इस तरह से जाल के रूप में फैला होगा, तब जाके इसकी पैकेजिंग होती है, तब न्यूक्लियस में आएगा बेटा ये क्रोमेटिन। तो अपन बोल सकते हैं डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। तो बताओ डीएनए में पैकेजिंग के लिए मुख्य रूप से किसका योगदान होता है? स्टोन प्रोटीन का। तो ये हो गया आपका क्रोमेटिन फाइबर, जो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। अब कोशिका विभाजन जब होता है तो ये क्रोमेटिन किस में बदल जाता है बेटा? क्रोमोजोम में। और जब क्रोमेटिन क्रोमोजोम में बदलता है तो वहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार की और अतिरिक्त प्रोटीन आती है, जिनका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आएंगी? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। यहां तक की बात समझो। ये डायग्राम बनाना है आपको, पूरा डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा।
ये मोलिकुलर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका ये डिवीजन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मोलिकुलर बायोलॉजी में आएगा तो इसको बिल्कुल डिटेल में लेंगे, लेकिन इसको यहाँ समझना बहुत जरूरी है, तब आपको क्लियर होगा क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन की उच्च स्तरीय पैकेजिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन होती है, जिसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भाग लेती है। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, NHC प्रोटीन बोलते हैं इनको, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या NHC प्रोटीन। ठीक है, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भाग लेती है। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती है बेटा, याद रखना, ये अम्लीय तथा ऋण आवेशित होती है। अम्लीय तथा ऋण आवेशित होती है। ठीक है, तो ये नॉन स्टोन प्रोटीन की बात होगी। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे समझें, ये आपका केंद्रक है बेटा, और इस केंद्रक में देखो ये धागेनुमा संरचना, एक संरचना धागेनुमा, ये क्या है, क्रोमेटिन है। देखो इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। और जब कोशिका विभाजन में जाती है तो देखो, विभाजन किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन के दौरान। तो यहां सेल डिवीजन के दौरान कौन आएंगे बेटा, NHC प्रोटीन इसके साथ आके जोड़ेंगे, NHC प्रोटीन, जो क्या करेंगे, इसका कंडेंसेशन करेंगे। और जैसे इसका कंडेंसेशन होगा तो जो क्रोमेटिन का धागा है ये फिर स्पष्ट गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। अब कितने गुणसूत्र बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि कोशिका इसके, मान लो ये कोशिका मानव कोशिका है तो 46 गुणसूत्र दिखेंगे। ये अगर ऑनियन या प्याज की कोशिका होती तो इसके अंदर 16 गुणसूत्र दिखाई देते। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे ये राइस की सेल होती तो 14 गुणसूत्र दिखाई देते, क्योंकि प्रत्येक जो जाति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये जो क्रोमेटिन है वो किसमें बदल जाएगा बेटा, इस तरह से क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये क्या है बेटा, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र निर्माण के लिए नॉन स्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अपन गुणसूत्र में भी क्या है बेटा, क्रोमेटिन ही है। मैं बोल सकता हूँ गुणसूत्र, अभी बात करेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं, अगला वाला टॉपिक गुणसूत्र ही रहेगा आपका। गुणसूत्र क्रोमेटिन का अत्यधिक संगठित रूप होता है। देखो अब मानव कोशिका की बात करोगे, सुनना बेटा, मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है तब जाके क्लियर होता है। अगर मान लो ये एनिमल सेल है तो उस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जो धागा है उसको निकालो बाहर, आपको एक क्रोमेटिन फाइबर निकल के आएगा बाहर। एक क्रोमेटिन का धागा है, पूरा एक ही धागा है जिसके अंदर डीएनए पैकेज्ड है। क्लियर? अब जब ये कोशिका विभाजन में जाएगी तो विभाजन के दौरान केंद्रक हो जाएगा गायब। क्या दिखेंगे आपको, गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र दिखेंगे, 46 गुणसूत्र दिखेंगे। तो ये एक क्रोमेटिन जो है वो 46 गुणसूत्रों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं, इसलिए आपको ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमेटिन नहीं दिखता है बेटा बिना अभिरंजन के, लेकिन जैसे गुणसूत्रों में बदलेगा तो गुणसूत्र थिक होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इसलिए वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? और कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र दिखते हैं, जिनके आगे अपन डिवीजन में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझना आपको, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोजोम क्या है। तो क्रोमोजोम भी क्या है, क्रोमेटिन का संगठित रूप है। तो क्रोमोजोम बोल दो या क्रोमेटिन बोल दो, किसका बना होता है, डीएनए स्टोन मुख्य रूप से, लेकिन नॉन स्टोन और आरएनए भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात होगी आपकी बेटा किसकी, क्रोमेटिन की। क्लियर यहां तक की बात? क्रोमेटिन मुख्य रूप से किसका बना है, डीएनए और स्टोन प्रोटीन का।
लेकिन उसमें नॉन स्टोन और आरएनए भी पाए जाते हैं जब उनकी पैकेजिंग उच्च स्तरीय रूप से होती है। तो एक पॉइंट अगर मैं बोलूं कि अंतरावस्था का केंद्रक जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब कोशिका विभाजन में चली जाती है तो विभाजन के दौरान केंद्रक अदृश्य हो जाता है और केंद्रक के स्थान पर आपको गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं। हाँ, ये प्रोसेस उल्टा भी होता है, क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोजोम में बदल जाता है और क्रोमोजोम वापस असंघनित होकर क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। जैसे क्रोमोजोम का असंघनन हो गया तो वापस ये क्रोमेटिन के अंदर बदल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, असंघनन, संघनन, डीकंडेंसेशन। और ये आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा कोशिका चक्र के दौरान, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम का बनना, क्रोमोजोम से वापस क्रोमेटिन का बनना, ये सारी चीजें आएंगी आगे, इसलिए मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं ताकि डिवीजन जो भी अगला टॉपिक रहेगा आपका वो उसमें प्रॉब्लम ना, इसलिए इन टर्म्स को बहुत विशेष रूप से आपको समझना है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी क्रोमेटिन की। अब थोड़ी बात करेंगे अपन बेटा, जो क्रोमेटिन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं क्रोमेटिन के प्रकार। यहां आ जाओ बेटा। क्रोमेटिन के प्रकार, एक तो होता है बेटा यू क्रोमेटिन और दूसरा प्रकार होता है हेटेरो क्रोमेटिन। ओके, यू क्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन। देखो बेटा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप इस केंद्र को अभिरंजित करते हो, क्या करते हो, अभिरंजित, आपने एसिटोकार्बन डाई काम में ले ली, आप केंद्र को अभिरंजित करो, अभिरंजित करोगे तो ऑब्वियसली क्रोमेटिन जो है वो अभिरंजित हो जाएगा, आपको कलरफुल दिखाई देगा। तो अभिरंजित करने के पश्चात देखो, ये जो क्रोमेटिन पूरे केंद्र के अंदर फैला पड़ा है, ढीला ढाला जाल जो है वो फैला पड़ा है, वो जैसे अभिरंजित होगा तो इसमें देखो आपको क्या क्या किस प्रकार से क्या दिखाई देगा। तो परिधि की ओर जो भाग है वो गहरा अभिरंजित होता है, किधर, परिधि की ओर। तो परिधि की ओर क्या है, गहरा अभिरंजित, और जो सेंटर पे है ये हल्का अभिरंजित होता है। तो परिधि पे जो गहरा अभिरंजित है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो सेंटर में हल्का अभिरंजित जो क्रोमेटिन है वो कहलाता है यू क्रोमेटिन। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, जो यू क्रोमेटिन है ये हल्का अभिरंजित होता है और हेटेरोक्रोमेटिन गहरा अभिरंजित। भाग, ओके। यू क्रोमेटिन बेटा ढीला ढाला होता है, लूजली पैकेज्ड होता है, और ये जो है बेटा टाइटली पैकेज्ड होता है, ये सघन होता है। ये अगला भाग अंतर, यू क्रोमेटिन में स्टोन की मात्रा कम होती है और हेटेरोक्रोमेटिन में स्टोन प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है, तभी तो ये गहरा अभिरंजित है। अगला पॉइंट देखो बेटा, यू क्रोमेटिन का अमाउंट जो है, यू क्रोमेटिन की मात्रा कम होती है और हेटेरोक्रोमेटिन की मात्रा यू क्रोमेटिन से बहुत ज्यादा होती है। यू क्रोमेटिन केंद्र में होता है, केंद्रक जो है उसके केंद्र में व्यवस्थित होता है, लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो परिधि की ओर, परिधि की ओर। यू क्रोमेटिन जो है बेटा वो ढीला ढाला पैकेज्ड है, तो जो यू क्रोमेटिन है उसके अंदर पाए जाते हैं जीन। तो यू क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए है वो सक्रिय होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका अनुलेखन होता है। तो अनुलेखनीय रूप से सक्रिय कौन सा होता है, यू क्रोमेटिन। याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है अनुलेखनीय रूप से सक्रिय होता है।
लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय होता है। याद रखना बेटा। तो जो जीन है, जो सूचनाएं हैं, वो किस में होती हैं? यूक्रोमेटिन भाग में होती हैं, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में सूचनाएं नहीं होती। ठीक है। और क्रोमेटिन का अधिकतर भाग कौन बनाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। और बहुत कम भाग कौन बनाता है? यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन बहुत कम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर डीएनए सक्रिय रूप से पाया जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति होती है, जिसमें सूचनाएं होती हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो अभिव्यक्ति नहीं करता है। क्लियर बेटा। अब हेट्रोक्रोमेटिन बेटा दो प्रकार के होते हैं। जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसके दो प्रकार हैं, यही बता देता हूं मैं आपको। आपके इतने काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा सुन लेना, कभी कभार आ जाए क्वेश्चन। एक तो होता है बेटा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव। एक होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बेटा याद रखना कभी भी सक्रिय नहीं होता, ये हमेशा निष्क्रिय होता है, ये कभी भी सक्रिय नहीं होता। लेकिन जो फैकल्टेटिव है वो कंडीशनली कभी कभार सक्रिय भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। और जो फैकल्टेटिव का जो एग्जाम्पल है, बस ये याद रखना, आपको जूलॉजी में भी आता है, ये बार बॉडी। जो बार बॉडी होती है वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल है, बार बॉडी। और आपको पता है बेटा बार बॉडी फीमेल में पाई जाती है। अपनी बात करें अपन ह्यूमन की, तो बार बॉडी देखो, जो फीमेल है उसमें क्या होता है? 44 प्लस XX। ठीक है। तो 2X है ना, एलोसोम 2 है, तो उसमें एक जो है वो बेटा बार बॉडी होती है। एक क्या है? बार बॉडी। तो ह्यूमन में फीमेल में एक बार बॉडी पाई जाती है। और ये बार बॉडी किसका एग्जाम्पल है बेटा? हेट्रोक्रोमेटिन का, जो सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं इसमें जीन, लेकिन कंडीशन या कंडीशनली ये एक्टिव होके क्या कर सकते हैं? यूक्रोमेटिन में बदल सकते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? इतना ही समझना अभी आपको, केवल क्रोमेटिन को मैंने आपको डिस्कस किया है। तो क्रोमेटिन समझ में आया बेटा? क्रोमेटिन फिर बताओ क्या होता है? क्रोमेटिन डीएनए की पैकेज्ड फॉर्म है। डीएनए यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, और डीएनए को क्रोमेटिन में बदलने के लिए मुख्य भूमिका कौन निभाता है? स्टोन प्रोटीन। डीएनए पर ऋणावेश होता है, स्टोन प्रोटीन पर धनावेश होता है, इसलिए स्टोन प्रोटीन उसके साथ बंधित हो जाती है और उसको किसमें? क्रोमेटिन में बदल देती है। अब देखो, ये जो क्रोमेटिन मैंने बताया है, इसमें एक पॉइंट और भी अपन ऐड कर सकते हैं। जो डीएनए है ये धागा है बेटा, और इसका जो व्यास होता है आप जानते हो 20 एंगस्ट्रॉन होता है, या 2 नैनोमीटर। तो डीएनए आप जानते हो, डीएनए दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप जो है आपका उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही डायमीटर कम होता है, नैनोमीटर में हो गया, 2 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही क्रोमेटिन में बदलेगा तो क्रोमेटिन का जो डायमीटर है वो बेटा यहाँ 10 नैनोमीटर हो जाता है। उसके बाद में फिर ये इसका और पैकेजिंग होती है, बताएंगे इसको भी, क्रोमोजोम जो है उसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। फिर 30 नैनोमीटर का होगा, फिर क्रोमोजोम में ये 700 नैनोमीटर का हो जाता है, तब जाके ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। लेकिन ये क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लास्ट में अपन कवर करेंगे, क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन की किस प्रकार से डीएनए से न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, फिर उससे क्रोमोजोम बनता है। तो ये डीएनए का क्या हो रहा है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन, ताकि डीएनए पैकेज्ड हो जाए और उसको अपन रेगुलेट भी कर पाए। क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ, वो कौन होता है? डीएनए। इसलिए डीएनए को सुरक्षित भी करना जरूरी है, पैकेज्ड भी करना जरूरी है, ताकि कोशिका में एक व्यवस्थित स्थान पर वो समावेशित हो जाए। उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, रेगुलेट करना भी जरूरी है, तभी डीएनए के ऊपर इतनी अपन बातें करते हैं। अभी तो डीएनए की बातें आएंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर वगैरह, टाइप वगैरह सब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन पहले जो चीजें स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बेटा एक ही दिन में आपको सब कुछ पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी या पूरे आप जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चीजें स्टेप टू स्टेप आएंगी, लेकिन लास्ट टॉपिक को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, तब जाके आगे वाले टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आगे जाएंगे ये भूल जाओगे आप, इनको कनेक्ट करना जरूरी होगा, तब कमांड होती है टॉपिक पे। ठीक है। तो ये बात होगी आपकी किसकी? क्रोमेटिन की। बिल्कुल क्लियर? या मैंने क्रोमेटिन को बेटा यहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है अच्छे से। मैंने क्रोमेटिन के टाइप भी बता दिया आपको, क्रोमेटिन का कंपोजिशन भी बता दिया, बिल्कुल सिंपल था। अब इसके बाद अपन क्रोमोजोम पे चलेंगे। ठीक है। तो क्रोमेटिन में जो भी बातें थी वो सारी अपन ने डिस्कस कर ली हैं। क्लियर?
तो इतना समझ में आ गया बेटा। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र कब दिखाई देंगे? कोशिका विभाजन की विशिष्ट प्रावस्थाओं में। सामान्य जो सेल है उसके अंदर जो सेल डिवीजन में नहीं है या अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो उसके अंदर आपको स्पष्ट केंद्रक दिखाई देगा, और उस स्पष्ट केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन का अभिरंजन करना है तो आप बताओ बेटा, क्रोमेटिन का अभिरंजन करने के लिए कौन सी डाई काम में लेते हैं? बेसिक डाई काम में लेते हैं। याद रखने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसिटोकार्मिन, हिमेटोजाइलिन, फ्यूलजन। तो ये बेसिक डाई हैं जो क्रोमेटिन को अभिरंजित करने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? तो ये आपने अभी क्रोमेटिन को स्टडी कर लिया। तो मैं समझता हूं कि क्रोमेटिन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, क्रोमेटिन किसका बना होता है बेटा? तो आप क्या आंसर दोगे? क्रोमेटिन में डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और हिस्टोन अधिक मात्रा में होते हैं और ये कम मात्रा में होते हैं। आप बताओगे बेटा डीएनए पे आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। स्टोन पे आवेश क्या होता है? धन आवेश होता है। नॉन स्टोन पे आवेश क्या होता है? याद रखना, ऋण आवेश होता है। और आरएनए पे आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। बात समझ में आ गई? अलग अलग इनकी प्रकृति है बेटा, जैसा कंपोजिशन होगा उस प्रकार से इन पे आवेश होगा। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। लेकिन केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन है उसमें डीएनए और स्टोन है मुख्य रूप से। लेकिन जैसे उच्च स्तरीय पैकेजिंग होती है तब कौन आती है? नॉन स्टोन प्रोटीन। तब जाके गुणसूत्रों का निर्माण होता है। कब? जब कोशिका विभाजन में जाएगी। अब कोशिका अगर विभाजन में नहीं जा रही है तो उसके अंदर जो है नॉन स्टोन प्रोटीन बंधित नहीं होंगी। जब आवश्यकता होती है तभी चीजें जो है वो बंधित होती हैं, अदरवाइज उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। और सेल साइकिल में अपन बेटा यही तो बात करेंगे कि डीएनए कब रेप्लिकेट होगा, कब वो क्रोमोजोम में बदलेगा, क्रोमोजोम को क्या करना है, आपको वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब एक पॉइंट और समझे यहां पर। देखो, ये जो केंद्रक है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर जो व्यवस्थित है, एक ढीला ढाला जाल जो है उसके रूप में व्यवस्थित है। ओके, इसकी लेंथ अभी भी केंद्रक या कोशिका की डायमेंशन से क्या है? अधिक है। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये गुणसूत्रों में क्यों बदलता है? मैं बात यहां थोड़ी कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना आए। क्यों बदलता है? क्योंकि आपको पता है ये जाल अभी भी इतना लंबा है, अगर ये आप सीधा करोगे इसको तो इसकी लंबाई सेल से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आपको विभाजन करना है तो दो कोशिकाओं में जो है क्रोमेटिन को समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए क्रोमेटिन का क्रोमोजोम में बदलना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्रोमेटिन का क्रोमोजोम में कन्वर्ट होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर की लंबाई अत्यधिक होती है, लेकिन जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों में उसको परिवर्तित किया जाता है ताकि उनका जो वितरण है दोनों पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से और आसानी से हो जाए। तब क्रोमेटिन क्रोमोजोम में बदला जाता है। तो क्रोमेटिन को क्रोमोजोम में क्यों बदलने की क्यों आवश्यकता है? विभाजन के लिए। इसलिए क्रोमोजोम विभाजन के दौरान ही आपको दिखाई देंगे, अन्यथा सामान्य रूप से कौन पाया जाएगा? क्रोमेटिन। क्योंकि बेटा क्रोमेटिन जो है वो सक्रिय होता है, क्रोमेटिन का ही अभिव्यक्ति होती है यूक्रोमेटिन भाग की। जब वो क्रोमेटिन गुणसूत्रों में बदल जाता है तो उसकी पैकेजिंग इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होगा, लेकिन विभाजन के दौरान केवल वो गुणसूत्रों में बदला जाता है। क्लियर? ये बेसिक फंडामेंटल बातें बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये यहां तक की बात होगी आपकी क्रोमेटिन की। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं बार बार इस पे आज पूरी क्लास में मैंने केवल क्रोमेटिन को कवर किया है ताकि क्रोमेटिन टर्म आपके जहन में घुस जाए कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोजोम क्या है। तो आप खुद बताओ बेटा, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम और क्रोमोजोम से वापस क्रोमेटिन। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे अपनी मानव कोशिका, उसमें ये क्रोमेटिन का एक फाइबर है, ये एक ही फाइबर होगा क्रोमेटिन का, और गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। तो ये क्रोमेटिन गुणसूत्रों में बदलेगा कब? कोशिका विभाजन के दौरान। जैसे कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा तो ये क्रोमेटिन किसमें बदल गया बेटा? ये 46 गुणसूत्र दिखाई देंगे आपको। कितने? 46। और वापस जब विभाजन कंप्लीट हो जाएगा तो गुणसूत्र फिर वापस किसमें बदल जाएंगे? क्रोमेटिन में, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो होती है डीएनए की वो क्रोमेटिन फाइबर होता है। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कंडेंसेशन हो गया, ये डीकंडेंसेशन हो गया। ये केवल कब देखने को मिलेगा आपको? कोशिका चक्र के दौरान, जो अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्रोमोजोम मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्रोमेटिन क्रोमोजोम की तो बात करूंगा मैं, जो क्रोमोजोम है वो अपन स्टडी करेंगे। अब क्रोमेटिन के बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा गुणसूत्र, क्रोमोजोम। ओके, कर दें स्टार्ट?
तो अब इतना क्लियर हो गया बेटा कि गुणसूत्र कब कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन से गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप ही क्या कहलाता है, गुणसूत्र। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर कल इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका रहेगा क्रोमोसोम। गुणसूत्र। तो पहला पॉइंट देखो बेटा, 2-4 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे अपन। जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, अब समझ में आ गया होगा। क्रोमा वही कलर्ड, जोम बॉडी, कलरफुल बॉडी हो गई है, कलरफुल स्ट्रक्चर है जब इनका अभिरंजन करते हैं। लेकिन जो गुणसूत्र है वो क्या है, क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप गुणसूत्र कहलाता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं बेटा, याद रखना, कोशिका विभाजन के दौरान। दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक अदृश्य हो जाएगा और केंद्र की जगह स्पष्ट अनेक गुणसूत्र दिखाई देंगे। और गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति में अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमन की बात करें 46 होते हैं, बताया था आपको। प्रत्येक स्पीशीज में गुणसूत्र विशिष्ट संख्या में पाए जाते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि बेटा किसी में गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसकी बॉडी, उसका शरीर बहुत बड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो गुणसूत्रों की संख्या शरीर की जो जटिलता उसको नियंत्रित नहीं करती है। जैसे कई बार एग्जाम्पल है, कुछ एल्गी हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 1000 तक होती है, अपने अंदर तो 46 है, लेकिन अपन उनसे ज्यादा जटिल है। ठीक है, तो बॉडी की जटिलता गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है कि किस प्रकार के जीन है, वो जीन पर निर्भर करती है, जीन के प्रकार पर, संख्या पर नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन क्रोमोसोम को बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी मैंने इंट्रोडक्शन वैसे दिया है। तो क्रोमेटिन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्रोमेटिन यहाँ कम दे रखा है एनसीईआरटी में, 11th वाली एनसीईआरटी में। तो आपको अगर टाइम मिले, अच्छे बच्चे अगर आप हो, तो आपकी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि क्रोमेटिन को एक बार आप मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से एक बार पढ़ें। छोटा सा टॉपिक है, ताकि ये क्लियर हो जाएगी। भाई क्लियर आपको करना पड़ेगा, अभी करो या बाद में करो। पहले क्लियर होता है तो बीच में जो चीजें आएंगी उनको कनेक्ट कर लोगे। क्लियर, तो एक बार उनको रिवाइज करना, अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करना, और एनसीईआरटी ये 11th में भी थोड़ा दे रखा है वो भी स्टडी करना, और मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से भी उसको कवर कर लेना, ताकि अपन क्रोमोसोम को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में अपन क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, फिर सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।